हेलो डियर स्टूडेंट, 12th के सिलेबस को लेके प्रीवियस सेक्शन पर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तक बात की थी। आपने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हमने स्टार्ट किया था तो ये बताया था करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टडी स्टेट करंट एंड वेरिएबल करंट, जिसको ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं। स्टडी स्टेट करंट का मतलब होता है करंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, करंट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। अगर करंट टाइम डिपेंडेंट है तो वो वेराइंग करंट कहलाएगा, वेरिएबल करंट और ट्रांजिएंट करंट कहलाता है। ट्रांजिएंट करंट के अंदर करंट टाइम के साथ आइदर इंक्रीज होगा ग्रेजुअली और आइदर ही डिक्रीज होगा ग्रेजुअली। इसके बाद हमने देखा था जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ तक भी देखा था और ऑर्डर भी देखा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। जैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कोई पोटेंशियल सोर्स डालते हैं, तो कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और एक कंडीशन होगा कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा। ऑर्डर 10⁻³ और 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या करंट के साथ या चार्ज के साथ या करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है वो हमने प्रीवियस सेक्शन में लिखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद फिर हमने एक देखा था फील्ड वेलोसिटी। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर के क्रॉस फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी वेलोसिटी होती है फील्ड वेलोसिटी, लगभग ऑर्डर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर का होता है। इन तीन चीज़ों को देखने के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाला था। हमने कहा था जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज करता है, तो जो अपोज करता है, हिंड्रेंस ऑफर करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वोल्टेज बाय करंट के टर्म में देखा था। ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि अगर कंडक्टर की ऑल फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। सो R = V/I। पर हमने ये भी कहा था कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ओनली कंडक्टर, नॉट फॉर इंसुलेटर, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स में एप्लीकेबल होता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में। R हमने देखा था ρL/A। ρL/A मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रो को हमने कहा था, रो क्या कहलाता है यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, या दूसरा नाम इसको दिया था हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ओनली द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज डिपेंड द टेम्परेचर, और वो हमने एक फॉर्मूला लिखा था ρ = mne². अभी जो नीट का पेपर हुआ उसमें मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है। ये हम प्रीवियस सेक्शन को हमने रिपीट किया। अब हम प्रीवियस सेक्शन से और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने एक कंडक्टर ले लिया, सपोज करो ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अक्रॉस B वोल्ट की बैटरी डाल दी। ये कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर के अक्रॉस B वोल्ट की बैटरी डाली। तो हम डिफरेंट क्वांटिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, आप लोग बताएंगे। ये कंडक्टर है, यहां पर इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया। ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने E का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या B वोल्ट अप्लाई कर दिया। नेचुरल है कि जब कंडक्टर के अक्रॉस B वोल्ट डालेंगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कंडक्टर इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज करेगा। से कंडक्टर की लेंथ L है, कंडक्टर का डायामीटर D है, लेंथ L है, डायामीटर D है। तो हम ये इस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया वो V वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वोल्टेज डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, V डबल। केस फर्स्ट है,
अप्लाइड वोल्टेज डबल कर दिया, V क्या कर दिया, B डबल कर दिया, L एंड D अनचेंज है। क्या क्या अनचेंज है, लेंथ अनचेंज है, डायमीटर अनचेंज है। तो क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट डेंसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, ये चीजें पूछी है। तो आपको पता है ये कंडक्टर है, कंडक्टर का फॉर्मूला R इक्वल टू V बाई आई। अगर V डबल होगा तो I डबल होगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दूसरा लिखा था रो L बाई ए, आपने देखा था। कंडक्टर वोल्टेज पर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, सो रेजिस्टेंस कैसा होगा, अनचेंज होगा। अनचेंज। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा V बाई एल। B डबल कर दें, L अनचेंज कर दें तो ये डबल हो जाएगा आपको। BD इक्वल टू लिखवाया था E टो ओवर M, या लिखवाया था B बाई L इलेक्ट्रिक फील्ड और टो। सो V डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगा। और J इक्वल टू कितना होता है, अगर J इक्वल टू देखें तो सिग्मा इंटू E होता है। E डबल कर दें तो J डबल हो जाएगा। तो क्या क्या डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, इसको भी डबल बोलेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो गई है। मैंने इस साइड लिख दिया। तो इस पे क्या फर्क पड़ा तो आपने देखा है। अब हम सेकंड केस देख रहे हैं। सेकंड केस में ये यहाँ पर समझ में आ रहा है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती, वो डिपेंड करती केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो E डबल होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, और E डबल होने से करंट डेंसिटी भी डबल होगी। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज डबल करोगे तो करस्पॉन्डिंगली करंट भी डबल होगा, तो रेशियो अनचेंज होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि L और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केस सेकंड केस में हमने यहां लिखा, अगर केस सेकंड लिखें, अब क्या डबल कर रहा है, L डबल कर रहा है, D एंड B अनचेंज है, डायमीटर और वोल्टेज अनचेंज है। अब अगर इतनी चीजें अनचेंज हैं तो इसके अनचेंज होने पे आपको देखना रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। एरिया अगर अनचेंज है और L डबल कर दें तो नेचुरल है रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल होगा क्योंकि रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया अनचेंज है तो L डबल हो जाएगा। अब आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय L। आपने L को L डबल कर दिया और B अनचेंज है तो हाफ हो जाएगा, J भी हाफ हो जाएगा सिग्मा इंटू E के फॉर्मूले से, ये भी हाफ हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो लिखवाया था वो लिखवाया था E टो ओवर M। इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा केस लिख दिया। केस थर्ड केस क्या है, D डबल कर रहा है, D डबल किया, L एंड D अनचेंज है, L और D अनचेंज है। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। रो L, A का मतलब क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, E इक्वल टू V बाई एल।
इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगा। ये भी सिग्मा इंटू ई के फॉर्मूले से अनचेंज रहेगा। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अरे करंट के टर्म में देखें, लेकिन करंट के टर्म में नहीं देखें क्योंकि वोल्टेज गिवन है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अनचेंज होगा, गिवन वोल्टेज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया या लेंथ एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, केस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम्पल 2, 3 वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल से मेड होने का मतलब रजिस्टिविटी सेम है। मेड ऑफ 3 वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेड ऑफ सेम मटेरियल, रेशियो ऑफ their lengths are 1:2:3 and ratio of their masses are 3:2:1. What is the ratio of their resistance? What is the ratio of their resistances? का रेशियो क्या हो? क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब आपका देखें यहां पे, तो सबसे पहले आप देखें कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मास के टर्म में क्या होगा, तो R इक्वल टू होता है रो L बाय L का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करते हैं तो रो L² बाई ये वॉल्यूम बन जाएगा, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी। प्रोपोर्शनलिटी में बात करें तो L² बाई M आ जाएगा, क्योंकि रो भी फिक्स है और डेंसिटी भी फिक्स होगी क्योंकि सेम मटेरियल का है। अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखें कि R1 R2 R3 का रेशियो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, 1 का स्क्वायर बाय 3, 2 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर बाय 1, कितना आ गया बताओ, 1/3 रेशियो 2:9, या आ गया 1:6:27। इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है तो रेजिस्टेंस L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं इस पे एक आध क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, जैसे ड्यू टू स्ट्रेचिंग length of the wire increases by 1%, then resistance increases। रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा बताओ, R प्रोपोर्शनल टू होता है L², प्रोपोर्शनल टू 1/A², प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4। ये कब होता है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट।
कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वायर को स्ट्रेच किया गया, इसका मतलब वायर स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होगा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फाइनल लेंथ का स्क्वायर इनिशियल लेंथ का स्क्वायर -1। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर दें, परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाइड कर दें। इंटू 100 आ जाएगा। लेकिन ये बातें सब तब सही है, ध्यान रखना, जब आपका स्ट्रेच किया गया है यानी वॉल्यूम फिक्स है। इनिशियल लेंथ को 100 मान लें तो फाइनल कितना हो जाएगा 101, इसका स्क्वायर -1 इंटू 100। बायनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो ये नियरली 2% आ जाएगा। अल्टरनेट वे ये होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस अगर स्मॉल चेंज है तो ट्वाइस दैट ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ। ये आप लोगों ने एरर एनालिसिस में पढ़ा होगा। फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज अगर चेंज 10% या 10% से ज्यादा है तब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ये स्मॉल चेंज के लिए। dr/r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dr/r। रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और वो 4 टाइम्स होगा। फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे हैं, यहां भी स्मॉल चेंजेस की बात कर रहे थे। ठीक, अगर स्मॉल चेंज ना हो, जैसे अगर चेंज ज्यादा हो, जैसे length of the wire, length of the wire increases by 40%, then resistance increases, keeping volume constant। मतलब वायर को नेचुरल है स्ट्रेच किया गया हो, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। अब अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके आपने कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस का लिखा था, R इक्वल टू फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ का स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, चाहे चेंज स्मॉल हो चाहे ग्रेटर हो। लेकिन जो ट्वाइस वाला कहा था आपको समझ में आ गया होगा, एरर एनालिसिस का यूज किया 11th क्लास का, तो केवल और केवल आपका अब फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, कितना इंक्रीज किया था, एक बार हमें फिर से देखना पड़ेगा, 40%, 40% था तो अब देख लें, तो बताओ इनिशियल को मान लें 100 तो फाइनल कितना आ जाएगा 40% तो 140, इसका स्क्वायर किया -1 किया इंटू 100 किया। अब 1.4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1.96, 1 घटाओगे तो 96% आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चन स्ट्रेचिंग वगैरह के कैलकुलेशन में लग सकते हैं। नोट करके लिखना हो तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दूं, अगर स्ट्रेच करके फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ का n टाइम्स कर दें तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का n² टाइम होगा। फिर से बोल रहा हूं, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज स्ट्रेच या कंप्रेस किया गया। ठीक है,
तो ये आपका सिंपल सा तरीका है। शॉर्ट ट्रिक में आपका अगर वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब आपका रेजिस्टेंस के हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करने के पहले ये बात मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस का इतना हो जाएगा, ठीक है। और 10 सेकंड में सॉल्व करने का मतलब था जैसे 140% बढ़ाया या 50% बढ़ाया, तो इसका 15 का स्क्वायर करें और -100 करें तो 125 आएगा। 40% बढ़ाया था तो 14 का स्क्वायर करें, -100 करें तो 96%। 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। स्क्वायर सबको बच्चों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आज के टाइम पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज नॉलेज का सही मूल्यांकन आपके लाइफ में नहीं हो पाएगा अगर गिवन टाइम में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके बाद हमने अब रेजिस्टेंस का निकाला, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आज, फिर इस पे बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर IIT मेंस और एडवांस लेवल के कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं से सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, ईच कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम होगा, यहाँ करंट सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो हमारा ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से। इनके रेजिस्टेंस से R1, R2, R3 है। इनके रेजिस्टेंस क्या है, ये R1 है, R2 है, R3। 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, इसमें करंट फ्लो होगी, तीनों वायर में सेम करंट फ्लो होगी। तो सेम करंट फ्लो होगी तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1 रेशियो 1, या ऐसा कह सकते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I, ठीक है, ये कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा, तो V इक्वल टू पहले के अक्रॉस वोल्टेज से V1 है, V2 है, V3। फिर V को लिखोगे IR, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो IR1 क्योंकि I तो सेम था, IR2 सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, थर्ड के अक्रॉस वोल्टेज है IR3। I कैंसिल हो गया, सो R इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अगर वोल्टेज का रेशियो निकालें कंडक्टर के अक्रॉस, तो V1 रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस V2 रेशियो V3 इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। अगर हीट या पावर का रेशियो निकालें, हीट का रेशियो निकालें सीरीज में, तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3, क्योंकि I² RT होगा तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर लिख लो B पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी वायर का एक पॉइंट से कनेक्ट होगा।
ये 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब इसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस करें तो कितना आ जाएगा बताओ? तीन रेजिस्टेंस है, जरूरी नहीं कि तीन ही है, जितने रेजिस्टेंस आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। R1, R2, R3, R1, R2, R3। यहाँ से जो करंट जाएगा आई एम्पियर का, वो यहाँ पे तीन ब्रांच में डिवाइड होगा, यानी करंट का डिवीजन जहाँ होगा वहाँ ऑर्डर पैरेलल होगा। तो ये आ जाएगा I1, इसमें से करंट गया I2, इसमें करंट गया I3, पर तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो। सो V इक्वल टू लिख सकते हो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। पैरेलल में क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3। 1/R इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/R1 1/R2 1/R3। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होगा। इसके बाद करंट का रेशियो जो आएगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। हीट का रेशियो क्या आ जाएगा? हीट का रेशियो नेक्स्ट पॉइंट 5, हीट का रेशियो क्या आएगा? हीट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा। क्यों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हीट का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3। दूसरा फॉर्मूला का मतलब H का फॉर्मूला अभी आप पढ़ेंगे I²RT होगा। ये फॉर्मूला तब लिखाना चाहिए जब करंट गिवन हो। वोल्टेज गिवन हो तो V²/RT, अगर वोल्टेज और करंट गिवन हो तो VIT होता। तो क्या गिवन है? ये जनरली सीरीज में होता है, जनरली ये जनरली पैरेलल में होता है, मतलब जब पोटेंशियल गिवन हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ये आ जाएगा आपको। तीसरा होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 मिनट की क्लास रहेगी, छोटा मोटा सा पार्ट हमने करा दिया। अब हमने यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस टोटल जोड़ दिए? 4 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। ए और बी के बीच क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? 4, आर 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 आर। अब देखो, जैसा हम कैपेसिटर का तरीका बताते थे, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट सर्च कर लें, वही काम यहाँ करेंगे। ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इसका ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इसका भी ए नहीं हो सकता। पर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है तो देखो यहाँ बी आ गया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बी आ गया। लेकिन इसको बी नहीं कह सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो इसका नाम से सी कह दिया। अब जिन दो रेजिस्टेंस के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, एक को लेफ्ट रख दे दूसरे को राइट, और मिडल वाले पार्ट को यहाँ कर दिया। ए से सी के बीच कितना रेजिस्टेंस है? डायरेक्ट 1, देखो ये वाला ए से सी तक। बी से सी 2 है, एक बी से सी जे है और एक बी से सी जे है। दोनों का एक पॉइंट बी से कनेक्ट है, दोनों का एक पॉइंट सी से कनेक्ट है, यानी ये पैरेलल में है, ये बी सी के बीच। एक ए और बी के बीच में, यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, ये ए और बी के बीच में। अब बताओ टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए? चारों रेजिस्टेंस यूज हो गए। ये दोनों पैरेलल में जोड़ेंगे तो R/2 प्लस R 3R/2, 3R/2 के साथ R पैरेलल में आ जाएगा। सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3R/2 इंटू R ओवर 3R/2 प्लस R। आंसर आ गया 3R/5। और जल्दी जल्दी तो नहीं बोल गया मैं,
ये दोनों पैरेलल में तो R/2, इसके साथ ये सीरीज में 3R/2, 3R/2 के साथ R पैरेलल में। इस तरीके से आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3R/5 आ गया। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरीके की स्टूडेंट को डिफिकल्टी होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया जाएगा कि कब ब्रिज बैलेंस है कब नहीं है, पर अभी बिना पढ़ाए भी इतना बता दें कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं, वो आपको आइडिया लगता है। क्यों, ये आपने कैपेसिटर में भी किया। तो देखो यहाँ पे ये 4 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस ऐसे हमने जोड़ दी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब आपका देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, कुछ वैल्यू रख दो जो आपकी मर्जी हो। अनबैलेंस करना है, मान लो इसको रख दिया 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। अनबैलेंस हो गया क्योंकि इसका रेशियो 2/3, इसका 3/2। अनबैलेंस के साथ रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, रेशियो भी जस्ट रिवर्स है। और इसका रेजिस्टेंस कर दिया 5 ओम। और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इसके लिए हम अगली वाली क्लास में नोडल एनालिसिस सिखाएंगे, किरचॉफ से भी सिखाएंगे, स्टार डेल्टा से भी सिखाएंगे, डेल्टा स्टार से भी, और थेवेनिन वगैरह का होगे तो वो भी सिखा देंगे। पर अभी ये रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है, अगर इसको P लिख दें, इसको Q लिख दें, इसको G लिख दें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2PQ G P + Q ओवर P + Q + 2G। ये रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज का है। 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 2 P 2 है, Q 3 है, G 5 है, ये 5 है, और P + Q यानी 2 + 3 + 10। R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 25 और 15, 37/15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 चौको 60 यानी 2.44 ओम के करीब आ जाएगा। कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि अगर नोडल वगैरह से करें तो टाइम लगेगा, तो अल्टरनेट मेथड, हालांकि मैं जो अल्टरनेट आपको बता रहा हूँ वो गलत मेथड है, बिल्कुल गलत है, पर अप्रोक्स है, गलत नहीं कहना चाहिए, अप्रोक्स मेथड है। जितना बुरी तरीके से रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज हो, बीच वाले को हटा दो, हटाने का अधिकार नहीं क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं है। फिर इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 किस में जुड़ेंगे, सीरीज में, तो 5 आ जाएगा। ये 2 सीरीज में जुड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ गया, 5 और 5 पैरेलल में जोड़ा तो 5 × 5/10, 2.5। अगर बहुत पास पास आंसर नहीं दिए हैं तो इस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे उससे थोड़ा स्मॉलर आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 2.4 आया तो थोड़ा सा स्मॉलर आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो थोड़ा सा बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। ठीक, सी योर बेस्ट। हमारी तो आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप जिस फील्ड में हैं, IIT या मेडिकल, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 11-12, आप बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हों अपने रिस्पेक्टेड एग्जाम में, डिजायर्ड रिजल्ट आपका आए। थैंक यू वेरी मच।